हाय फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, नमस्कार। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है हमारे ऐसे दिव्यांग साथी भाई बहनों के लिए जो अपना कैरियर बैंकिंग सेक्टर में बनाना चाहते हैं और जिन्हें बहुत जल्दी में जॉब चाहिए होती है। मतलब कि फ्रेंड्स, साल भर के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ आईबीपीएस क्लर्क की। आईबीपीएस क्लर्क की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। मैं कुछ निजी कारणों से वीडियो जल्दी नहीं बना पाया, लेकिन अभी भी बहुत समय है, अभी शुरू शुरू ही हुआ है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क के ऊपर और देखेंगे कि आईबीपीएस क्लर्क में हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों के लिए क्या है और कैसे इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखेंगे नोटिफिकेशन में कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, कुछ न्यू ऐड तो नहीं हुआ है, कोई ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों को जानना चाहिए। फिर से फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म भरते वक्त क्या क्या ध्यान देना है और कहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जो क्लर्क की वैकेंसी होती है ना, वो स्टेट वाइज होती है और स्टेट वाइज होती है तो आपको ध्यान देना होता है कि आपकी सीट कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे आप सुटेबल कैंडिडेट हैं। क्योंकि क्लर्क में फ्रेंड्स थोड़ा लैंग्वेज का भी कुछ इशू होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे जो आईबीपीएस क्लर्क की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें हम लोग चेक कर लेंगे, देख लेंगे अच्छे से कि क्या-क्या नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्या इम्पोर्टेंट है। ये सारा कुछ हम लोगों को देख कर के उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म आपने अप्लाई करना है और उसमें क्या फ़ी लगेगी, क्या रिबेट है, कैसे-कैसे है, क्या है, वो सारा कुछ हम लोग अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आईबीपीएस क्लर्क की जो वैकेंसी आई है उसके नोटिफिकेशन को एनालाइज करेंगे और उसके बाद देखेंगे उसमें कहाँ-कहाँ पे आपको क्या-क्या ध्यान देना है। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या-क्या है हमारे दिव्यांग साथी भाई-बहनों के लिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग सीधे आ चुके हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आईबीपीएस की तरफ से जो जारी किया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स सीआरपी 13 वैकेंसीज फॉर 2024-25। सो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पे ये इंडेक्स है। अ, इसमें आपको किस पेज पे क्या है वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे ऐसे दिव्यांग साथी भाई बहनों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो बैंकिंग के सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं और जिन्हें बैंकिंग में जॉब करना है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों तक शेयर करके ज़रूर पहुंचाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर में यहाँ पे दे रखा है लिंक कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। ये लिंक यहाँ पे रहा फ्रेंड्स। वैसे ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आपको नोटिफिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको दोबारा से नोटिफिकेशन ना देखना पड़े और आपको बार बार नोटिफिकेशन पे आकर के क्या आप कहाँ पे है वो सब देखने की ज़रूरत ना हो। मैं कोशिश यही करूँगा। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आगे की ओर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन में बोल्ड बोल्ड अक्षरों में लिखा होता है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ लिया कीजिए। अगर यदि वीडियो में समझ में ना आए तो भी आप वहाँ पे पढ़ के, अगर वहाँ पे भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर कमेंट कीजिए। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री एंड मेंस फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सेक्शन ऑफ selection of personnel for clerical cadre post in the participating banks is tentatively scheduled in August September 2023 and October 2023। सो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन एलिजिबल हैं और क्या है। यहाँ पे ये सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने दे रखा है मेन वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने दिया हुआ है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, मतलब कि इस रिक्रूटमेट प्रोसेस में ये जो अभी रोज़गार का अवसर मिल रहा है इसमें कौन कौन से बैंक्स टोटल हैं। सो फ्रेंड्स, अर्लियर आपको पता होगा कि 20-21 बैंक्स हुआ करते थे, लेकिन अभी मर्जर हो करके टोटल यहाँ पे आपको 11 बैंक ही बचे हैं। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक,
बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। सो फ्रेंड्स, ये सारे बैंक्स हैं जो इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स इज एज फॉलो। मतलब कि जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो कैसे कैसे है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स। पहला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ये 1/7/2023 से लेकर के 21/7/2023 तक, यानी कि आप इस डेट पर तक ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। 21/7/2023 के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो मैं सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 21/7/2023 यानी 21 जुलाई 2023 से पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पेमेंट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन भी सेम है, मतलब कि आप एप्लीकेशन की पेमेंट जो है वो 21/7/2023 से पहले कर लीजिए। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, जो हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन नए हैं, उनको बता दूँ कि बैंक अपनी तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, जिसमें वो ST/SC कैंडिडेट्स और जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर के एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, ये दिखाने के लिए उनको कि ये बैंकिंग के एग्ज़ाम कैसे होते हैं, आपको कैसे तैयारी करना है, ये सारा कुछ करने के लिए वो यहाँ पे एक ट्रेनिंग करवाते हैं। तो वो ट्रेनिंग जो है वो अगस्त में होगी, और उसके बाद फिर फ्रेंड्स एग्ज़ामिनेशन प्री की जो है वो अगस्त में ही इन्होंने शेड्यूल किया हुआ है, अगस्त और सितंबर में ही होगा। उसके बाद फिर फ्रेंड्स देखिए, मेंस का जो एग्ज़ाम है सितंबर अक्टूबर में होगा, और उसके बाद प्रोविज़नल अलॉटमेंट जो है वो आपका अप्रैल 2023, यानी कि 2023 तक ये आपको जो प्रोविज़नल मतलब कि प्रस्तावित जो एक शेड्यूल करके कि कौन सा बैंक आपको अलाउट हुआ है, कहाँ पे अलाउट हुआ है, वो सारा कुछ आपको मेंशन करके वो अप्रैल 2024 तक बता देंगे। उसका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉट दो यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनका डॉट का क्या मतलब है देख लीजिए फ्रेंड। इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड PET, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। सो ये इन्होंने बताया कि अगर यदि गवर्नमेंट अलाउ करती है और जो कंडीशन है वो अलाउ करती है, तो ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे, अगर नहीं होती है तो नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है उसके लिए आपको ऑनलाइन ही बताना होता है कि अगर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपकी होगी तो कहाँ पे होगी। सपोज कीजिए कोई यूपी के हैं, तो उन्हें यूपी के ही किसी सेंटर पे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो नज़दीकी सेंटर होगा उनका, तो वो उसके हिसाब से यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ामिनेशन में बैठने के लिए या इसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये नेशनैलिटी, एज, देखिए फ्रेंड्स, ये एज का जो फैक्टर है ये ध्यान देंगे। ये मिनिमम एज 20 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 28। ये किसके लिए है? जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए है। लेकिन हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन जो भी जनरल कैटेगरी से हैं, उनको मैं बता दूं कि अगर यदि 1/7/2023 तक आपकी एज 38 साल नहीं हो रही है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं। और जो हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी 1/7/2023 तक उनकी जो एज है वो 41 नहीं होनी चाहिए, यानी कि 41 से पहले उनकी एज कम होनी चाहिए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारी जो दिव्यांग साथी भाई बहन जिनकी उम्र 43 से कम है 1/7/2023 तक, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये दिव्यांग साथी बहनों। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन हैं उनको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एज में जो है वो 10 ईयर्स की छूट है, किनको? जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जो हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो 10 + 3 13 ईयर की छूट है, यानी कि 13 साल की छूट उनको है। और हमारे वैसे दिव्यांग साथी भाई बहन जो SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, मतलब ST SC कैटेगरी में हैं, तो उनको 10 + 5 15, यानी कि 28 और 15 आप जोड़ दीजिए, यानी कि उनकी एज 1/7/2023 तक 43 नहीं होनी चाहिए, उससे कम है आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो गई एज की बात।
ये फ्रेंड्स उन्होंने बता दिया। एज की क्या क्राइटेरिया है, एज आपको क्या क्या देखना है, ठीक है। एज के लिए लेकिन फ्रेंड आप ध्यान देंगे, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों के लिए। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी under section 34 of the right of person with disability act 2016, person with benchmark disabilities are eligible for reservation. The post is identified suitable for person with under dominant category of the PWDs as defined in the schedule of RPWD Act 2016 and notified by Department of Empowerment of Person with Disabilities दिव्यांगजन for time to time। सो ये हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों को ध्यान देना। देखिए फ्रेंड्स, ये रिजर्वेशन आपको जो मिली हुई है वो RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग मिली हुई है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ओसी कैटेगरी यानी ऑर्थोपेडिकली चैलेंज में कौन कौन से हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन आते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए। A person's inability to execute distinctive activities associated with the movement of self and object resulting from affection and musculated और नर्वस सिस्टम और बोथ इंक्लूडिंग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सीपी यानी कि सेरिब्रल पैल्सी, एलसी, डॉफिज्म, एसिड अटैक्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, और फिर आपका जो लिम्स में प्रॉब्लम, ये सारे जो हैं ये ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप में आते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको आपकी जो कैटेगरी है वो ध्यान से अप्लाई करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स ये सीपी, डॉफिज्म और ये सब क्या है। फिर उसके बाद फिर विजुअली इम्पेयर्ड्स, मतलब कि ऐसे दिव्यांग साथी भाई बहन जिनकी आँखों में प्रॉब्लम है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए भी इन्होंने क्राइटेरिया दिया है। ब्लाइंडनेस यानी कि जिनको पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है, या लो विजन जिनको कम दिखाई देता है, ये उनके लिए है VI कैटेगरी। उसके बाद फिर फ्रेंड्स हियरिंग इम्पेयर्ड यानी कि जिन्हें सुनाई कम देता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वो जो है डेफ कैटेगरी और हार्ड ऑफ हियरिंग, ये दो कैटेगरीज में दिया गया है। तो वो जिन दिव्यांग साथी भाई बहनों को सुनने में प्रॉब्लम है वो HI में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक कैटेगरी है ID, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ओनली फॉर पर्सन हु सफ़र फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। ID के लिए देखिए फ्रेंड्स, ऑटिज्म, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ये जो है ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के अंदर, सॉरी ID, हाँ आई। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स देखिए मल्टीपल डिसेबिलिटी, मतलब कि हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन ऐसे जिनको ऊपर ये सारी कैटेगरीज में किसी में एक से अधिक में प्रॉब्लम है, उनकी जो कैटेगरी होगी वो होगी मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा गाइडेंस फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी यूजिंग अ स्क्राइब। सो देखिए फ्रेंड्स, स्क्राइब अगर वो ऐसे साथियों के लिए है जिनके हाथों में प्रॉब्लम है, जो लिख नहीं पाते हैं, या फिर हमारे वैसे दिव्यांग साथी भाई बहन जो कम्प्लीटली देख नहीं पाते हैं, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, उन्हें ही स्क्राइब मिलती है। तो आप स्क्राइब वाले सेक्शन को ध्यान से देखेंगे, आप समझेंगे कि अगर यदि आप एलिजिबल है तो ही अप्लाई कीजिए, वरना बैंक बाद में आपके ऊपर एक्शन ले सकता है अगर आपने गलत भरा तो। उसके बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि द कैंडिडेट विल हैव टू अरेंज हिज हर ऑन स्क्राइब एट हिज हर ऑन कॉस्ट, मतलब कि आपको जो स्क्राइब है वो आपको अपने कॉस्ट पे अपने हिसाब से करना होगा। और फ्रेंड्स, जो ऐसे दिव्यांग साथी भाई बहन हैं जो स्क्राइब लेना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं कि आप स्क्राइब ऐसे ढूंढेंगे जो आपसे एक एजुकेशन कम जिनकी हो, मतलब कि जो अगर आप यहाँ पे जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ग्रेजुएशन है, तो आपके जो स्क्राइब होंगे वो 12th लेवल पे होंगे, यानी कि 12th पास ही होंगे, या फिर वो ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए। अगर कोई फर्स्ट ईयर में है तो वो आपके स्क्राइब बन सकते हैं, लेकिन जो पास आउट है वो स्क्राइब नहीं बनेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स आपको इसके लिए एक फॉर्मेट में देना पड़ेगा, वो अंडरटेकिंग लिख करके उसका फॉर्मेट इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया हुआ है, वो भी हम लोग नोटिफिकेशन के एंड में देख लेंगे।
और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ये बोल्ड अक्षरों में, ये ध्यान देंगे, द स्क्राइब अरेंज्ड बाय कैंडिडेट शुड नॉट बी ए कैंडिडेट फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मतलब कि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो नहीं होने चाहिए। और अगर यदि आप इफ़ वायलेशन ऑफ एबव डिटेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, तो आपकी और आपके स्क्राइब दोनों की जो कैंडिडेचर है, मतलब कि पात्रता है, वो रद्द कर दी जाएगी। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये आपको मतलब कि डिबार्ड कर देंगे, आपको इसमें प्रतिबंध लगा देंगे कि आप कभी भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे और मेंशन किया, ओनली कैंडिडेट रजिस्टर फॉर कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउड फॉर सच कंसेशन कंपनसेटरी टाइम गिवन टू द कैंडिडेट शैल बी सिस्टम बेस्ड। तो हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन ध्यान देंगे कि अगर यदि आपको कंपनसेटरी टाइम यानी कि अधिक समय, 1 घंटे पे 20 मिनट का समय मिलता है अधिक, तो अगर यदि आप उसके लिए पात्र हैं, मतलब कि आपको अधिक समय मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपको फॉर्म भरते समय ही बताना होगा कि मुझे कंपनसेटरी टाइम चाहिए, मुझे अधिक समय चाहिए क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, मैं धीरे धीरे लिखता हूँ, या मुझे लो विज़न है, या मैं स्क्राइब यूज़ करने वाला हूँ। तो वो आपको एप्लीकेशन करते टाइम ही बताना है, नहीं तो बाद में आप एप्लीकेशन करने के बाद अगर वहाँ पे आप नो करके चले जाते हैं तो सेंटर पे जा करके आपको कोई कंपनसेटरी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन ही सारा कुछ बेस्ड है। ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या इन्होंने मेंशन किया, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एट एनी स्टेज इफ इट इज़ फाउंड दैट द स्क्राइब इज इंडिपेंडेंटली आंसरिंग द क्वेश्चन, द एग्जामिनेशन session will be terminated and candidates candidature will be cancelled. The candidates of such candidates using service of scribe will also be cancelled if it is reported after examination by the test administrator personnel that the scribe independently answer the question. In such case, candidate and scribe may be debarred from permanently for a specified or a specified for एग्जामिनेशन सेंटर, सॉरी एग्जामिनेशन CRP एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि अगर यदि आप स्क्राइब यूज़ करते हैं और आपके स्क्राइब अपने मन से आपके आंसर्स दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपके एग्ज़ाम को ख़त्म कर देंगे वहीं पे, और आपकी जो पात्रता है उसको वहीं पे ख़त्म कर देंगे, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, और फ्यूचर के लिए आपको बैन कर देंगे कि मतलब आप एग्ज़ाम नहीं लिख पाएंगे। ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो स्क्राइब जो यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, IBPS रिजर्व्स द राइट टू शेयर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डिबार्ड स्क्राइब ऑन फ्रॉम रिक्रूटिंग एजेंसी फॉर देयर इंफॉर्मेशन। तो मतलब कि अगर यदि IBPS बोल रही है कि हमारे पास ये अधिकार है कि अगर यदि आप अगर ऐसे हैं कि आपने ऐसा कुछ किया है गलत तरीके से, तो IBPS जो है वो आपको दूसरी जो एजेंसी, जैसे कि अभी IBPS है बैंकिंग के लिए, तो SSC है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो ये लिस्ट उनके पास भी चली जाएगी, फिर स्टेट वालों के पास भी चली जाएगी। तो ध्यान देंगे ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको परेशानी हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ IBPS पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में ऑल्सो कंडक्ट ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट स्क्राइब। तो आप जो स्क्राइब यूज़ करेंगे उनके भी आधार वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड CP, अ कंपनसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर और अदरवाइज एडवाइज्ड शैल बी परमिटेड फॉर द कैंडिडेट्स विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड CP वेयर dominant extremity is affected to the accident of slowing performance of the functions minimum 40% impairment। मतलब फ्रेंड्स, जो लोकोमोटर डिसेबल्ड फ्रेंड्स हैं उनको 20 मिनट का समय तभी दिया जाएगा जब उनके हाथ, जो लिखने वाले हाथ हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है और उससे उनकी स्पीड को घट जा रही है, मतलब कि अब प्रभावित हो रही है उनकी स्पीड, तो उन्हें 20 मिनट का समय 1 घंटे के हिसाब से दिया जाएगा। यानी कि प्री में उन्हें 1 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाएगा, और मेंस में उनको अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो 4 घंटे का समय मिलेगा। और लेकिन इसके लिए है मिनिमम 40% आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये लोकोमोटर के बाद देखिए फ्रेंड, VI जो है उनको भी आपको 20 मिनट 1 घंटे के हिसाब से मिलेगा।
फिर उसके बाद आईडी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं उनको भी 20 मिनट से मिलेगा। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट है, देखिए क्या है मैं बता देता हूँ। फॉर द पर्सन विथ specified disability having less than 40% disability and having difficulty in writing। तो देखिए फ्रेंड्स 40% से डिसेबल्ड कम है आप, तो आपको ये तो नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन अगर यदि आपको 40% से आप कम है लेकिन लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो भी आपको 20 मिनट मिलते जाएगा समय के हिसाब से, वो भी आपको देना पड़ेगा एक फॉर्मेट के अंदर कि मैं डिसेबल्ड हूँ, 40% से बिलो हूँ, लेकिन मुझे कंपनसेटरी टाइम चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये जिनके पास 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ जाते हैं, मुझे नहीं पता ये गवर्नमेंट का ये क्या रूल है। सो फ्रेंड्स इसको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो 21/7/2023 तक आपको ग्रेजुएट हो जाना है, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। इससे पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा या आ गया है तो ही आप अप्लाई कीजिए, वरना मत कीजिए। फिर इम्पॉर्टेंट क्या है देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर लिटरेसी, मतलब कि इन्होंने एक ये मैंडेटरी है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, देखिए, और नहीं तो ये प्रॉब्लम वाली बात होगी। अब आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने कंप्यूटर पढ़ा है, आपने कहीं से कोर्स किया है या फिर आपने स्कूल कॉलेजेस में कंप्यूटर पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने बोल्ड अक्षरों में किया कर रखा है, क्या रखा है, प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी, candidate should know how to read, write and speak the official language of the state for which vacancies a candidate wishes to apply is preferable। so friends आपको ध्यान देना है, आपको ऐसे स्टेट में अप्लाई करना है जिसके जो राजकीय भाषा है उसको आप जानते हो, आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो और बोल सकते हो, ठीक है। ये आगे, अब इसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरीज एंड द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21/7/2023। यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे है उससे पहले आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए ग्रेजुएशन के, या फिर आने वाले हैं या आज डिक्लेयर हो जाएंगे तो ही आप अप्लाई कीजिए, अगर उसके बाद आते हैं तो आप अप्लाई मत कीजिए, आप एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद फिर फ्रेंड्स ये देख लीजिए, ये सिविल स्कोर, इसके लिए आप लोग कोई परेशान मत होइएगा, ये वैसे लोगों के लिए है जिन्होंने लोन ले रखा है, ठीक है, जो लोन ले रखे हैं ये उनके लिए है ये सिविल स्कोर वाला। बहुत बार दिव्यांग साथी भाई बहन या फिर दूसरे लोग भी परेशान होते हैं कि ये क्या है सिविल स्कोर, तो सिविल स्कोर के लिए आपको कुछ सोचना नहीं है अगर यदि आपने कोई लोन नहीं लिया है तो, या ठीक है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स ये देखिए फ़ी, फ्रेंड्स ये IBPS की तरफ से जो है इसमें हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों को छूट है लेकिन फ़ी माफ़ नहीं है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारे स्टेट में होता है, स्टेट गवर्नमेंट में होता है, वो नहीं है, यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों को 175 रुपीज़ देने होंगे, ठीक है। ये आप किसी भी कैटेगरी से हैं आपको 175 रुपीज़ दिव्यांग साथियों को देना पड़ेगा, तो फ़ी ध्यान रखेंगे, फ़ी 175 रुपीज़ है। उसके बाद फ्रेंड्स ये देख लीजिए एग्ज़ामिनेशन का जो क्या है स्ट्रक्चर वो देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स प्री एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा। इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में ही होगा, बाकी मैथ्स और रीजनिंग जो है ये आप हिंदी या फिर अपने रीजनल लैंग्वेज में जहाँ पे आप हैं वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंग्लिश के 30 रहेंगे, 30, मैथ्स के 35 और रीजनिंग के 35, यानी टोटल 100 क्वेश्चन और 100 नंबर। और यहाँ पे ध्यान देंगे फ्रेंड, यहाँ पे हर एक सेक्शन के लिए अलग से टाइम है, यानी कि ये जो 30 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के उसको आपको 20 मिनट में ही करने हैं, ये 35 क्वेश्चन को भी आपको 20 मिनट में ही करने हैं, और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आपको 20-20 मिनट में ही करने हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप इंग्लिश का समय बचा करके मैथ्स में लेके आ जाएंगे या फिर रीजनिंग में लेकर के आ जाएंगे, तो ध्यान देंगे ये 20 मिनट में ही करना है, 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा।
उसके बाद फिर फ्रेंड्स और क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए ये मेंस के जो एग्जामिनेशन के पैटर्न है वो दे रखे हैं। इसमें आपको वो जो पहले था वो एक रहेगा ही रहेगा, और साथ में एक जुड़ जाएगा जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, यानी जनरल अवेयरनेस। सो फ्रेंड्स इसके लिए भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 रहेगा, टोटल मार्क्स 200 रहेगा, और टाइम सेम रहेगा फ्रेंड्स। जैसे कि टाइमिंग जो है ना वो ऊपर में अलग अलग टाइप से दिया, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम था, उसी तरीके से यहाँ जैसे जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन है लेकिन उसके लिए 35 मिनट है, इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन है लेकिन 35 मिनट है, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन है, यहाँ पे 60 मिनट है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के लिए आपको 50 क्वेश्चन 45 मिनट, टोटल 160 मिनट है। तो 160 मिनट में आपको ये करना है। ये नॉर्मल लोगों के लिए है, लेकिन जो हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन जिन्होंने कंपनसेटरी टाइम यानी अधिक टाइम मिला हुआ है, तो वो आपको 2 घंटे का मान लीजिए 40 मिनट, और फिर मतलब कि 45 मिनट के आसपास आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ये हो गया फ्रेंड्स मेंस का पैटर्न। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट्स मीडियम, तो मैंने जैसे बताया कि आपकी स्टेट के हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो सभी जगह पे आप इंग्लिश हिंदी में तो देख ही सकते हैं, साथ में अपने रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि आप आंध्र प्रदेश हैं तो तेलुगु में देख सकते हैं, आप आसाम में हैं तो आप आसामीज़ में देख सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ में हैं तो हिंदी इंग्लिश में देख सकते हैं, आप गुजरात में है तो गुजराती में देख सकते हैं। ये सारे स्टेट वाइज क्वेश्चंस आपके वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे आप अगर रीजनल लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे मौका दिया जाएगा, आप वहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो आपके फ़ोटो आईडी प्रूफ आप एग्ज़ामिनेशन में ले करके जाएंगे या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डालेंगे, उस पर आपका नाम और वो जो आईडी प्रूफ है उस पर जो नाम है वो सेम होना चाहिए, वो सेम ही हो, नहीं तो अगर एक वर्ड भी अलग हो जाएगा तो वो आपको अलाउ नहीं करते हैं। तो ध्यान देंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे जिसमें आपका नेम सेम है एज इट इज़ जैसा आपके एग्ज़ामिनेशन कॉल सेंटर पे होगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप लेट आएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो ध्यान रखेंगे हमारे दिव्यांग साथी कि आप लेट ना जाएं। उसके बाद और आगे क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये देखिए क्वेश्चन में पेनल्टी रहेगी, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 0.25 मार्क्स आपके हर क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन के लिए काटे जाएंगे, ये ध्यान रख लेंगे फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम है इसमें मेंस के एग्ज़ाम रिज़ल्ट के आधार पे आपके इसको मेरिट जो है वो बनती है और आपको अलॉटमेंट होता है। तो ध्यान रखेंगे मेंस में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स एग्ज़ामिनेशन सेंटर आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उसी स्टेट में आपको सेंटर जाके देना होगा। आप जैसे ऐसा नहीं होगा कि आप अगर आप पंजाब के हैं तो आप अप्लाई कर रहे हैं दिल्ली के लिए और आप पंजाब में बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दिव्यांग साथी इस बात को ध्यान देंगे कि उन्हें पंजाब में हैं तो आपको दिल्ली आकर के एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये देखिए प्रोविजनल अलॉटमेंट, ये तो मेंस के एग्ज़ाम्स के बाद में है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म्स एज एप्लीकेबल जनरल कैटेगरी विल बी ट्रीटेड एज पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट सच ऑन merit candidate belonging to reserve category who participate allotted on reserve category will not be adjusted against a reserve post. However, their original category as registered in the online registration will remain unchanged. They shall be required to produce their caste certificate as applicable to them. So friends, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर यदि आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, ये हम दिव्यांग साथियों के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। जो हमारे अदर जो नॉर्मल कैटेगरी के कैंडिडेट, नॉर्मल जो फ्रेंड्स हैं जो ST SC OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये उनके लिए जो नॉर्मल है, हमारे दिव्यांग साथियों के लिए ये नहीं है। और इसके बाद फिर फ्रेंड्स और क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये सारा नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स सारा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपको जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसको स्क्रॉल डाउन करके सारा कुछ देख करके आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्स में आपको राशन कार्ड नहीं चलेगा, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ये से भी नहीं चलेगा, ठीक है। और ये देखिए फ्रेंड्स आईरिस स्कैन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपको या पता होगा कि पहले भी जो दे चुके हैं उन्हें पता होगा, लेकिन जो नए साथी हैं उनको बता दूं कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका लाइव जो है वो वेरिफिकेशन होता है, फ़ोटो और आधार दोनों। और क्या इम्पोर्टेंट है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारा फ्रेंड्स अब नहीं हो रहा है, कोविड के टाइम पे ज़्यादा होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स और क्या इम्पोर्टेंट है देखिए, एग्जामिनेशन कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए फ़ोटो फ्रेंड्स मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या सेलेक्ट करना है, वो सारा कुछ उसमें मैं बता दूंगा। और फ्रेंड्स सिग्नेचर यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, आपका सिग्नेचर कैपिटल में नहीं होना चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये एक पेपर पे लिख करके ये स्टेटमेंट जो है आई सपोज कीजिए किन्हीं का नाम अमित है, अमित हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये स्टेटमेंट आपको पेपर पे लिख करके स्कैन करके अपलोड करना है। ये अपलोड किए बिना आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना होगा, मतलब कि आपके दाहिने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, और जिनके बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है वो दाहिने हाथ से भी कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी आपको मिल जाएगा फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारा सारा जो भी आपको इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये फ्रेंड्स अगेन फीस 175 रुपीज़ जो है आपको लगेगा। ये अप्लाई करने के लिए तरीका, मोड ऑफ पेमेंट ओनली ऑनलाइन मोड यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स और क्या इम्पोर्टेंट है ये इस पर देखते हैं। ये फ्रेंड्स ये जनरल एक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उनको कवर अप कर दे रहा हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारा कुछ है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वैकेंसीज़ है। देखिए फ्रेंड्स ये स्टेट वाइज वैकेंसीज़ है, यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज़ है, ये अंडमान निकोबार के लिए है। यहाँ पे देखिए 00 है सारी वैकेंसीज़, और NR का मतलब है नॉट रिपोर्टेड, यानी बैंक ने अभी बताया नहीं है कि उनके पास कितनी वैकेंसीज़ है। ये यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड जो डिसेबल्ड फ्रेंड्स हैं और दिव्यांग फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक है। ऑर्थोपेडिकली चैलेंज के लिए एक सीट है। फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है उनको एक सीट है, और जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश में सीट नहीं है। सो फ्रेंड्स ये स्टेट वाइज है, ये देख करके ही आप अप्लाई कीजिएगा, और स्टेट की जो लोकल भाषा है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कुल मिला करके लगभग 4000 से 5000 के आसपास पूरे स्टेट्स को मिला करके वैकेंसीज़ है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये कौन सी स्टेट का, हरियाणा में हमारे दिव्यांग साथियों के लिए 1 2 3 और 1 4, ये चार कैटेगरीज में, सारे कैटेगरीज में सीट्स हैं, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये सारा कुछ जो है ना, ये आप लोग देखना चाहे किस स्टेट में है तो वो स्टेट वाइज आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। NR का मतलब है नॉट रिपोर्टेड, यानी कि अभी तक बैंक ने ये नहीं बताया है कि उनके पास कितनी सीटें खाली हैं और कितनी और उन्हें ज़रूरत है क्लर्क्स की। तो ये आप नोटिफिकेशन में देख करके अप्लाई कीजिएगा, लैंग्वेज वहाँ की आप जानते हो तो ही अप्लाई है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे NR का मतलब नॉट रिपोर्टेड है, यानी कि बैंक ने बताया नहीं है। मे इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसी फॉर सम बैंक्स, तो हो सकता है कि ये अप्लाई करने के बाद आपको पता चले। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स एग्जामिनेशन सेंटर किस स्टेट का कहाँ पे है ये ध्यान दीजिए। देखिए अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर में है, प्री और मेंस दोनों के लिए। फिर उसके बाद अगर बिहार में आ जाते हैं तो देखिए प्री के लिए ज़्यादा सेंटर है, मेंस के लिए थोड़ा कम हो गया है। उसी तरीके से गोवा में पणजी दोनों जगह है। सो ये सेंटर पे ही आपको जा कर के जिस स्टेट में आप अप्लाई करेंगे उसी स्टेट में जा कर के आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स ये तो सारा
फ़ोटो सिग्नेचर्स की साइज़ है, तो आपका जो फ़ोटो है वो 20 से 50 जो केबी है उसका डिजिटल साइज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर का आपका 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए, ये उन्होंने बताया हुआ है। और ये सारा हैंड रिटेंस वाला सारा बता दिया गया है, तो वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी चीज़ें मैं दे दूँगा। हैंड रिटन जो स्टेटमेंट है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और आपको जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है जैसे अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन की लिंक्स, वो सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, अब यहाँ पे आ गया फॉर्मेट। आपको किस फॉर्मेट में अप्लाई करना है, वो यहाँ पे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो ये फ्रेंड ये देखिए ST SC जो कैंडिडेट हैं उनको इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवा करके देना पड़ेगा। उसके बाद फिर फ्रेंड्स ये जो है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये OBC का है, मतलब हमारे वैसे भाई बहन साथी दिव्यांग साथी जो OBC कैटेगरी क्लेम करते हैं कि वो OBC से हैं, तो उन्हें इस सर्टिफिकेट में बनवा करके देना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में वो सर्टिफिकेट बनवा करके उनको देना पड़ेगा। फिर जो फ्रेंड्स क्लेम करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, उन्हें ये वाला फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवा करके देना पड़ जाएगा। ये हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों के लिए फॉर्म 1 है, जिनको ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड है या फिर जिन्हों ब्लाइंडनेस है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो वो इस फॉर्म 1 में सर्टिफिकेट बनवा करके जमा करेंगे बैंक में सिलेक्शन के टाइम पे। फिर फॉर्म 2 मल्टीपल डिसेबिलिटी, मतलब जिन्हें एक से अधिक है, वो फॉर्म 2 में भर मतलब सर्टिफिकेट बनवा करके बैंक में सिलेक्शन के टाइम पे जमा करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स ये रहा फॉर्म 3। अगर यदि आप फॉर्म 1 फॉर्म 2 में नहीं पढ़ आपकी कैटेगरी आती है, तो आप इसमें आप फॉर्म 3 में जो है उसमें आप दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा करके आपको देना पड़ेगा। और ये तो फ्रेंड्स एक्स सर्विस मैन के लिए है, और ये भी एक्स सर्विस मैन के लिए है। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपको देना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट, हाँ ये रहा फ्रेंड्स, जिनको भी 40% से कम है लेकिन लिखने में प्रॉब्लम है और उन्हें कंपनसेटरी टाइम चाहिए, स्क्राइब चाहिए, तो उन्हें ये अपेंडिक्स 1 का जो फॉर्मेट है इस पे सर्टिफिकेट बनवा करके आपको देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स ये सारा कुछ यहाँ पे IBPS क्लर्क में कुल मिला करके आ गया है। तो फ्रेंड्स आपको पहले तो प्री के लिए प्रिपेयर होना है, फिर मेंस के लिए प्रिपेयर होना है। और रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रेंड्स आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको फ़ोटो चाहिए जिसकी साइज़ 20 से 50 केबी के बीच में हो। सिग्नेचर आपका अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए जिसकी डिजिटल साइज़ 10 केबी से 20 केबी हो। फिर आपका जो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान वो चाहिए, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कि कैपिटल में नहीं होना चाहिए, और ना ही सिग्नेचर। सो फ्रेंड्स ये सारा कुछ अब मैंने कवर अप कर दिया, और जल्दी से जल्दी जा कर के अप्लाई कीजिए। और अगर यदि किसी दिव्यांग साथी भाई बहन को किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं वहाँ पे भी आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। और अगर यदि आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट में आकर के मुझे बता दीजिए, मैं आपकी अप्लाई करने में भी हेल्प कर दूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आपने नोटिफिकेशन को पूरा देख लिया। हम लोगों ने नोटिफिकेशन को एनालाइज कर लिया। हम लोगों ने देखा कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज है, आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई करते वक्त आपको क्या ध्यान देना है, सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया। सो फ्रेंड्स, आप लेट ना कीजिए, क्योंकि लेट करने पे क्या होता है, लास्ट लास्ट टाइम पे सर्वर बहुत बिजी हो जाता है, जिसके कारण आपको फॉर्म फिलअप करने में बहुत परेशानी हो जाती है। कभी कभी तो आप फॉर्म फिलअप भी नहीं कर पाते हो। तो ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और अगर यदि कोई ऐसे दिव्यांग साथी भाई बहन हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आया, कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि यह यहाँ पे क्या है और कैसे करना है, तो ऐसे साथी कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उनकी हेल्प कर दूंगा। और अगर यदि कोई दिव्यांग साथी भाई बहन इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी कारण से असमर्थ हैं या फिर उन्हें किसी तरह की समस्या आ रही है,
तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनकी हेल्प कर दूँगा इस फॉर्म को फिल अप करने में। फ्रेंड्स, इस फॉर्म को आप ज़रूर फिल अप कीजिए और ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ को आप भूलिए मत, छोड़िए मत, क्योंकि ये मौके बार-बार नहीं आते हैं और दिन-प्रतिदिन जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब है, वो कम होती जा रही है। आप लोग देख ही रहे हैं, सरकार कैसे सारी जो जॉब्स है, उसको कट कर रही है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अप्लाई कीजिए और जॉब लीजिए, क्योंकि इसमें है आपको साल भर के अंदर अंदर जॉब मिल जानी है। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद में कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव हो, आपको अच्छी जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों के साथ में। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे अगर कहीं सुधार करने की ज़रूरत है, मैं वो भी करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ में अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।